स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम भारत के उस हिस्से की बात करेंगे जिसे हम अक्सर द हार्ट ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया कहते हैं। लेकिन गवर्नेंस और ह्यूमन डेवलपमेंट के मैट्रिक्स में अक्सर ऐसा लगता है कि हमारे देश का ये राज्य प्रोग्रेस की दौड़ में कहीं ना कहीं पीछे छूटता जा रहा है। जब हम ग्लोबली भारत को एक इकोनॉमिक सुपर पावर बनाने का दावा करते हैं, हम अपनी जीडीपी ग्रोथ रेट्स का दुनिया भर में डंका बजाते हैं, या फिर अमेरिका को भी कह देते हैं, चुनौती दे देते हैं कि तू क्या है बे। तो जब इस तरह की चीजें होती हैं ना, तो उस वक्त हमारे देश के बिल्कुल बीच में एक ऐसा स्टेट है जो लगता है कि शायद एडमिनिस्ट्रेटिव कोलैप्स और डेवलपमेंटल पैरालिसिस का शिकार ही बनता जा रहा है। आप अपनी स्क्रीन के ऊपर इस स्क्रीनशॉट को जरा ध्यान से देखिए। इंडिया की अलग अलग स्टेट से रिलेटेड न्यूज़ को सर्च करते वक्त जब मैंने मध्य प्रदेश के बारे में थोड़ी सी चीज़ों को सर्च करने की कोशिश की, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा सैड और डिस्टोपियन सी न्यूज़ हेडलाइंस नजर आई। और ये कोई पुरानी हेडलाइंस नहीं है, ये सारी रिपोर्टिंग जो है ये हाल फिलहाल में हुई है। और ये हमें एक बहुत ही कड़वे सच से रूबरू करवा रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, द प्रिंट के इस आर्टिकल को अगर आप खोल कर देखेंगे तो यू विल गेट टू नो कि सीनियर सिटीजन्स के खिलाफ क्राइम में मध्य प्रदेश वर्स्ट परफॉर्मर्स में से एक है। टाइम्स ऑफ इंडिया के इस आर्टिकल को जब आप पढ़ेंगे तो यह दिखाता है कि मध्य प्रदेश की डिस्कॉम्स यानी कि बिजली कंपनीज 71,000 करोड़ रुपए के घाटे में डूब रही हैं। और देश का सबसे क्रेडिबल अखबार द इंडियन एक्सप्रेस, इसके डेटा के मुताबिक देश में सबसे ज्यादा शिशु मृत्यु दर यानी इन्फैंट मोर्टालिटी रेट ये मध्य प्रदेश में है। इन हेडलाइंस को देखकर दुनिया भर के एनालिस्ट और इंटेलेक्चुअल्स एक बड़ा ही सिंपल और रिडक्टिव कंक्लूजन निकाल लेते हैं कि मध्य प्रदेश एक फेल हो चुका स्टेट है और शायद ये नेशनल पॉलिटिक्स में बिल्कुल पॉलिटिकली इररिलेवेंट है। वेल दोस्तों, ड्राइंग रूम्स में बैठने वाले बड़े बड़े एक्सपर्ट्स ये तक कह देते हैं कई बार कि बिहार और उत्तर प्रदेश की तरह मध्य प्रदेश की कोई एग्रेसिव आइडेंटिटी पॉलिटिक्स तक नहीं है, और साउथ इंडियन स्टेट्स की तरह यहाँ कोई हाई इकोनॉमिक आउटपुट भी नहीं है। इसलिए शायद मध्य प्रदेश नेशनल पॉलिसी और मेन स्ट्रीम नैरेटिव में लगभग अदृश्य यानी कि इनविजिबल हो चुका है। हाउएवर, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में, आज के इस सेशन में हम ऐसे सुपरफिशियल एनालिसिस को डीकंस्ट्रक्ट करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि क्यों मध्य प्रदेश को पॉलिटिकली इररिलेवेंट कहना दिस इज नॉट राइट, ये गलत है। मध्य प्रदेश इररिलेवेंट नहीं है, बल्कि उसे जानबूझकर एक ऐसे पैटर्न में धकेल दिया गया है जहां उसकी तकलीफें हेडलाइंस तो बनती हैं पर पॉलिसी मेकर्स और सरकार चलाने वाली पार्टियों के लिए एक चैलेंज नहीं बन पाती। आज हम बिना किसी राजनीतिक बायस के प्योर डेटा, कोर एडमिनिस्ट्रेटिव स्टैटिस्टिक्स और इंस्टीट्यूशनल फेलियर के हर उस लेयर को खोलेंगे जो इस स्टेट को अंदर से खोखला करता जा रहा है। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कैसे एक स्टेट जो रिसोर्स रिच होने के बावजूद, भाई मध्य प्रदेश डायमंड स्टेट कहलाता है, उसके बावजूद एडमिनिस्ट्रेटिव एपैथी का ये सबसे बड़ा उदाहरण बन गया आज की डेट में। तो शुरुआत करने के लिए सबसे पहले हम उस मेट्रिक पर बात करते हैं जो किसी भी समाज की आत्मा को नापती है, और वो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और हमारे समाज के सबसे वल्नरेबल सेक्शन की सुरक्षा। देखो, अगर कोई स्टेट अपने पैदा होने वाले बच्चों को और अपने बुजुर्गों को जिंदा और महफूज नहीं रख सकता, तो वहां की हर एक इन्वेस्टमेंट और हर एक इन्वेस्टमेंट समिट और यहां तक कि उनके बने हुए इंडस्ट्रियल पार्क, ये सिर्फ एक धोखा है। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के एक डेटा के मुताबिक जो द इंडियन एक्सप्रेस और प्रिंट में पब्लिश हुआ था, इसमें मध्य प्रदेश इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के मामले में पूरे देश में सबसे खराब परफॉर्म कर रहा है। इस एसआरएस डेटा के हिसाब से हर 1,000 जिंदा पैदा होने वाले बच्चों में से 40 बच्चे अपना पहला साल पूरा ही नहीं कर पाते, जबकि हमारा नेशनल एवरेज लगभग 26 से 32 के बीच में आता है। ऐसे समय पर मध्य प्रदेश में यह नंबर 40 पर होने का मतलब है कि काफी गड़बड़ है यहां पर, और इसे किसी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस से कम नहीं समझना चाहिए हमें। और इस क्राइसिस में भी एक और बहुत ही डेंजरस ट्रुथ छुपा हुआ है, द जेंडर डिस्पैरिटी। मध्य प्रदेश में फीमेल इन्फैंट मोर्टेलिटी रेट और भी ज्यादा चिंताजनक है, जिसका मतलब है कि एक तो वैसे ही मध्य प्रदेश का नियोनेटल केयर सिस्टम खराब है, ऊपर से वहां की बेटियां पैदा होते ही इस सिस्टमिक कोलैप्स का सबसे पहला शिकार बनती हैं। और ये मौतें किसी ऐसी बीमारी से नहीं हो रही जिसका कोई इलाज ना हो। प्रीमेच्योर बर्थ्स, निमोनिया, सेप्सिस, माल न्यूट्रिशन और बर्थ एस्फिक्सिया, ये सब ऐसी चीजें हैं जिसे एक बेसिक फंक्शनल प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम आराम से रोक सकता है। सरकार करोड़ों रुपए स्कीम्स में लगा देती है, चाहे वो एनीमिया मुक्त भारत हो, या फिर
न्यूट्रिशन रिहैबिलिटेशन सेंटर्स, बट ग्राउंड लेवल पर जमीन पर डिलीवरी मैकेनिज्म्स बिल्कुल गायब हैं। मनी इज एलोकेटेड बट आउटकम इज एक्चुअली जीरो। अब आइए समाज के दूसरे छोर पर, हमारे सीनियर सिटीजन्स पर। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की एक रिपोर्ट ये साफ दिखाती है कि साल 2024 के आते आते सीनियर सिटीजन्स के खिलाफ क्राइम्स में 17% का उछाल देखा गया था, और मध्य प्रदेश 2022 से ही लगभग सबसे वर्स्ट परफॉर्मर्स की लिस्ट में बना हुआ है। जो स्टेट अपने बच्चों को पोषण और इलाज नहीं दे पा रहा, अपने बुजुर्गों को एक सेफ एनवायरनमेंट नहीं दे पा रहा, उसे हम एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर नहीं कहेंगे तो भाई और क्या कहेंगे। और ये सब जो है ना, ये अचानक नहीं हुआ, ये कई दशकों का पॉलिसी निग्लेक्ट और ब्यूरोक्रेटिक कॉम्प्लिसेंसी का नतीजा है, जहां सिविल सोसाइटी और गवर्नेंस के बीच का ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये पूरी तरह टूट चुका है। अब जो लोग सामाजिक विकास को और इन इंडिकेटर्स को फालतू मानते हैं और कहते हैं कि भाई सिर्फ जीडीपी और इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाओ, तो चलिए भाई आप ही की ग्राउंड के ऊपर बात कर लेते हैं। लेट्स एंटर द डोमेन ऑफ हार्डकोर मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखो ध्यान से समझना, किसी भी स्टेट की इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस, उसकी फार्मिंग और उसकी मॉडर्न इकोनॉमी का सबसे बड़ा ड्राइवर होता है उसका पावर सेक्टर, बिजली सेक्टर। अगर आपका पावर सेक्टर स्टेबल है तो इंडस्ट्री आएगी, अगर वो खुद कर्जे में डूबा हुआ है तो पूरी इकोनॉमी को एक मझधार में फंसा देगा ये सेक्टर। तो फिर से देखिए इस पर्टिकुलर स्क्रीनशॉट को। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट बताती है कि मध्य प्रदेश के पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज यानी कि डिस्कॉम्स, ये लगभग 71,000 करोड़ रुपए के घाटे से ब्लीड कर रही हैं, खून निकल रहा है इनका। और ये कोई छोटा मोटा लॉस नहीं है, ये स्टेट के पूरे बजट को पैरालाइज करने के लिए काफी है भाई। मध्य प्रदेश पूरे देश में 4th वर्स्ट नेशनली रैंक कर रहा है इस पर्टिकुलर मामले में। और इंटेलेक्चुअल लेवल पर इसका अगर हम कारण समझने की कोशिश करें तो देखो, भारत के बाकी स्टेट्स ने पिछले फाइनेंशियल ईयर में अपने एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉसेस को लगभग 15% से कम कर दिया, लेकिन मध्य प्रदेश इस नेशनल एवरेज से बहुत पीछे छूट गया है। उनके AT&C लॉसेस कम नहीं हो रहे। इनके घाटे का सबसे बड़ा कारण है स्ट्रक्चरल करप्शन और एडमिनिस्ट्रेटिव इनकॉम्पिटेंस। अब मध्य प्रदेश के ही एनुअल रेवेन्यू रिक्वायरमेंट पिटीशन जो उन्होंने अगले सालों के लिए लगाई है, उसमें इन्होंने साफ एक्सेप्ट किया है कि बिजली का एक बहुत बड़ा हिस्सा अनमीटर्ड एग्रीकल्चरल सेल्स में जाता है। अगर एक प्रोजेक्टेड सेल 80,000 मेगावाट आवर की है तो उसमें से लगभग 30,000 मेगावाट आवर सिर्फ अनमीटर्ड एग्रीकल्चर सप्लाई दिखाई जाती है। जिसका मतलब क्या है कि बिना मीटर के सप्लाई करने का व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, कि आपको बेसिकली पता ही नहीं है कि ऑलमोस्ट 40% बिजली जो आपकी स्टेट में बन रही है वो जा कहां रही है, चोरी में जा रही है, कहां जा रही है। टेक्निकल सिस्टम ओवरलोड, डायरेक्ट थेफ्ट, पुअर बिलिंग इनएफिशिएंसी और नो मीटरिंग, ये 4 ऐसे दुश्मन हैं जो मध्य प्रदेश के एनर्जी सेक्टर को अंदर से खाते जा रहे हैं। जब स्टेट रेगुलेटरी कमीशंस बार बार कहते हैं कि हर एक एग्रीकल्चरल कंज्यूमर को भाई मीटर करो, पता लगे कि कितनी बिजली कंज्यूम हो रही है, कहां जा रही है, तब भी सालों तक जमीन पर कोई प्रोग्रेस नहीं दिखता। सिर्फ एक छोटा सा फ्रैक्शन है जो मीटर हो पाता है, और ये एडमिनिस्ट्रेटिव लीकेज है, यही कहेंगे इसे। ये वहां के टैक्स पेयर्स के पैसे की खुली लूट है जो इनएफिशिएंट सिस्टम्स को फीड करने के लिए बर्बाद की जा रही है। सो इन शॉर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर के कोर फाइनेंशियल इंडिकेटर्स पर मध्य प्रदेश पूरी तरह कोलैप्स होता हुआ हमें नजर आ रहा है। बट सवाल अभी भी वहीं खड़ा है कि अगर इतना सब कुछ गलत हो रहा है तो ये प्रॉब्लम्स नेशनल स्पॉटलाइट में क्यों नहीं आती? ये क्यों लगता है कि मध्य प्रदेश की तकलीफों से पूरे देश को कोई फर्क ही नहीं पड़ता? सो इसका जवाब ढूंढने के लिए देयर इज ना वन कॉन्सेप्ट, एंड दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज बीमारू स्टेट्स। पहले इसको समझना होगा। देखो, जो लोग इकोनॉमिक्स और डेमोग्राफी के स्टूडेंट हैं वो जानते हैं कि ये टर्म बीमारू ये 1980s के मिड में प्रसिद्ध डेमोग्राफर आशीष बोस ने कॉइन की थी। बीमारू का मतलब बी से बिहार, मां से मध्य प्रदेश, र से राजस्थान और ऊ से उत्तर प्रदेश। ये हमारे देश की वो स्टेट्स हुआ करती थी जो इंडिया की पॉपुलेशन और टेरिटरी का एक बहुत बड़ा हिस्सा होल्ड करते थे, पर इनकी इकोनॉमिक ग्रोथ, लिटरेसी, हेल्थ केयर और इंफ्रास्ट्रक्चर की जब हम बात करते थे ये इतनी खराब थी कि पूरे देश की ग्रोथ को नीचे धकेल देती थी। ये पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा बोझ माना जाता था। लेकिन आज जब हम साल 2026 में खड़े हैं, लेट्स लुक एट द ट्रांजिशन ऑफ दीज पर्टिकुलर स्टेट्स।
तभी हमें मध्य प्रदेश का समझ में लगेगा कि क्या बाकी बीमारू स्टेट्स, जो सो कॉल्ड बीमारू स्टेट्स हैं, क्या आज भी उसी दलदल में हैं। लेट्स ट्राई टू लुक एट इट। ठीक है, तो इसमें अपनी स्क्रीन के ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए। सबसे पहले उत्तर प्रदेश के ट्रांजिशन को देखते हैं। यूपी ने पिछले कुछ सालों में एक एग्रेसिव ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई है। मैसिव एक्सप्रेसवेज जैसे गंगा एक्सप्रेसवे हो गया, या फिर आपका विंध्या एक्सप्रेसवे हो गया, इनका निर्माण करना, डिफेंस कॉरिडोर्स का बनना और स्टेट लेड कैपिटल एक्सपेंडिचर, इन सभी चीजों ने उत्तर प्रदेश को एक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में रीब्रांड कर दिए। एंड यस, आई एग्री कि अभी भी काफी काम करना बाकी है, बट उन्होंने अपना वो बीमारू वाला टैग इसको काफी हद तक शिफ्ट कर दिया है। आप राजस्थान के शिफ्ट को देखिए। राजस्थान ने सोलर एनर्जी और टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बड़ा रेवोल्यूशन क्रिएट किया है। उन्होंने प्राइमरी हेल्थ और सोशल सिक्योरिटी पर काफी एग्रेसिव टारगेटिंग की है, जिससे इनके वेलफेयर इंडिकेटर्स काफी हद तक इंप्रूव हुए हैं। एंड एज फार एज बिहार इज कंसर्न्ड, बिहार अभी भी इकोनॉमिकली स्ट्रगल कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। पर इनकी पॉलिटिकल विजिबिलिटी और सोशल इंजीनियरिंग इतनी ज्यादा तीखी है कि पूरे देश का पॉलिसी फोकस हमेशा इन पर बना रहता है। बिहार जो है ना दोस्तों, वो दिल्ली में बैठे बाबुओं को अपनी स्टेट इग्नोर नहीं करने देगा, वो आजादी ही नहीं देता। जब आप बाकी इन स्टेट्स को इस स्टिग्मा से निकलते हुए देखते हैं तो मध्य प्रदेश का ग्राफ देखकर दुख होता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के मामले में, और जैसा हम पहले भी आपको बता चुके हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी के मामले में मध्य प्रदेश आज भी उसी पुरानी एक मजेदार बड़ी दलदली जमीन के ऊपर खड़ा हुआ है। देश में सबसे खराब आईएमआर 40 आउट ऑफ 1000, इसका होना यह साफ दिखाता है कि जब बाकी स्टेट्स आगे निकल रहे हैं तो मध्य प्रदेश लगभग अकेला ऐसा स्टेट बचा है जो अभी भी बीमारू के क्लासिक पैरामीटर्स पर अपना जो ठप्पा है ना, ये लगवा कर बैठा हुआ है, हटवा नहीं पा रहा। ये पूरे भारत का एक कड़वा सच है कि मध्य प्रदेश इज फास्ट बिकमिंग द लास्ट बैस्शन ऑफ क्लासिक बीमारू सिंड्रोम। बाकी स्टेट्स ने गवर्नेंस को थोड़ा प्रायोरिटाइज किया, एज एन इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन उन्होंने एग्रेसिव मार्केटिंग की, उन्होंने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, स्ट्रक्चरल लीकेजेस को ठीक करने की कोशिश की। लेकिन एमपी में रिसोर्सेज सरप्लस होने के बावजूद, भाई मैंने पहले भी बताया डायमंड स्टेट कहा जाता है इसको, पूरे देश की 15% मिनरल वेल्थ मध्य प्रदेश में है और डायमंड प्रोडक्शन में यहां मोनोपोली है। तो चाहे वो मिनरल वेल्थ हो, फॉरेस्ट कवर हो या एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट हो, यहां का कॉमन सिटीजन आज भी उन्हीं बेसिक फैसिलिटीज के लिए तरस रहा है जो बाकी स्टेट्स अब सीमलेसली डिलीवर कर पा रहे हैं इन स्पाइट ऑफ ऑल द रिसोर्सेज दैट दे हैव। ये कंपैरिजन हमें यह बताता है कि प्रॉब्लम ना मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी या रिसोर्सेज की नहीं है, प्रॉब्लम एडमिनिस्ट्रेटिव विल पावर की है। अब आते हैं उस बड़े सवाल पर जिसे सुनकर हर मध्य प्रदेश के नागरिक का खून खौल उठता है। वाई इज मध्य प्रदेश पॉलिटिकली इररेलेवेंट? पहले तो हम ये साफ कर दें कि डेटा के अनुसार यह बात पूरी तरह से गलत है। मध्य प्रदेश से लोकसभा में 29 सीट्स आती हैं और यह कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट बनाने में मध्य प्रदेश का एक बहुत बड़ा और डिसाइसिव रोल रहता है। तो फिर दुनिया भर के पॉलिटिकल एनालिस्ट्स और इवन नेशनल मीडिया इसे इररिलेवेंट क्यों कहती है? इसका सबसे बड़ा रीजन पता है क्या है? ध्यान से सुनना, थोड़ा टेक्निकल है। इट इज द साइलेंट सबसर्वियंस सिंड्रोम। इसका मतलब है शांत और आज्ञाकारी होने की बीमारी। अब इस चीज को थोड़ा कंपैरिजन से समझने की कोशिश करो। देखो, साउथ इंडियन स्टेट्स का मॉडल देखो। साउथ की स्टेट्स जब सेंटर से बात करती हैं तो वो अपनी हाई जीडीपी और हाई टैक्स कंट्रीब्यूशन के दम पर बहुत एग्रेसिवली नेगोशिएट करते हैं और इसी एग्रेशन से वो नेशनल नैरेटिव को अपनी फेवर में पुश करवाते हैं। देन कम्स उत्तर प्रदेश एंड बिहार। यूपी बिहार की पॉलिटिक्स इतनी वॉलेटाइल और अनप्रिडिक्टेबल होती हैं कि वहां का एक छोटा सा पॉलिटिकल शिफ्ट दिल्ली की कुर्सी को हिला देता है। पीएम की कुर्सी भी हिल सकती है। नेशनल मीडिया इन स्टेट्स में 24 घंटे कैमरा लेकर बैठी रहती है। फिर आप पंजाब और बॉर्डर स्टेट्स को देख लो। इनको अगर ऑब्जर्व करोगे तो पंजाब या दूसरे बॉर्डर स्टेट्स अपनी जियोपॉलिटिक्स और आइडेंटिटी ड्रिवन सोशल मूवमेंट्स के दम पर हमेशा स्पॉटलाइट में रहते हैं। लेकिन व्हेन इट कम्स टू मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश को नेशनल पॉलिटिक्स में एक बहुत ही सेफ और प्रिडिक्टेबल सीट मान लिया गया है। यहां वोटर्स के बीच कोई एग्रेसिव रीजनल सब नेशनलिज्म नहीं नजर आता हमें। यहां लोग काफी शांत हैं और यहां की पॉलिटिक्स दो बड़ी पार्टीज के बीच एक बहुत ही साइलेंट और प्रिडिक्टेबल पैटर्न के ऊपर चल रही है। और इस सब का सबसे भयानक नुकसान यह होता है कि मध्य प्रदेश के वोटर्स जब एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर्स पर सरकार को रूथलेसली पनिश नहीं करते ना,
तो पॉलिटिशियंस के लिए इस स्टेट का डेवलपमेंट इररिलेवेंट होना शुरू हो जाता है। जब इलेक्शन सिर्फ रूटीन मैनेजमेंट के ऊपर जीता जा सकता है तो यू योरसेल्फ टेल मी कि भाई 71,000 करोड़ रुपए के डिस्कॉम लॉसेस को क्यों ही फिक्स किया जाए, कौन ही इतनी मेहनत करे। जब वोटर्स 40 बच्चों की मौत को एक नियति, एक किस्मत का खेल मान लेते हैं और चुपचाप बैठे रहते हैं, तो हेल्थ केयर रिफॉर्म्स सरकार की प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे नीचे जाएंगे ही। ये हो रहा है मध्य प्रदेश में। दिस इज साइलेंट सबसर्वियंस सिंड्रोम। मध्य प्रदेश देश के लिए इररिलेवेंट नहीं है, पर अफसोस की बात यह है कि वो खुद के लिए साइलेंट हो गया। उसका अपना नैरेटिव, उसकी अपनी तकलीफें नेशनल स्टेज पर बार्गेनिंग चिप बन ही नहीं पाती, और यही वजह है कि उसे एक पॉलिटिकली साइलेंट या इररिलेवेंट स्टेट की तरह ट्रीट किया जाता है। तो अब हमारे इस पूरे डिस्कोर्स का कंक्लूजन क्या निकलता है? क्या हम सिर्फ रोना रोते रहें, रैंटिंग करते रहें? वेल, दैट्स नॉट द केस, है ना। मध्य प्रदेश, दिस इज क्लियर कट थिंग कि मध्य प्रदेश एक सोया हुआ शेर है। इट्स अ स्लीपिंग जायंट, जिसे बस सही जगह पर स्ट्राइक करने की जरूरत है। और जो सोल्यूशंस हैं इसकी प्रॉब्लम के, वो इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल है, पर उन्हें इंप्लीमेंट करने के लिए आयरन विल चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इसमें सबसे पहला पॉइंट एज अ सोल्यूशन ग्रैनुलर फिस्कल डिसिप्लिन का आता है। जब तक आप हर एक एग्रीकल्चरल डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर पर मीटर नहीं लगाएंगे, जब तक आप पावर थ्रेफ्ट और एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन को जीरो नहीं करेंगे, तब तक ये जो 71,000 करोड़ का घाटा है ना, ये पूरे स्टेट के बजट को खाता रहेगा। इनएफिशिएंसीज को फ्रीबीज का नाम देना बंद करना पड़ेगा। दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। एज फार एज ग्रास रूट हेल्थ केयर मॉडल्स आर कंसर्न्ड, हमें उन आइसोलेटेड सक्सेस स्टोरी से सीखना होगा, जैसे धकोनी और गरौली ग्राम पंचायत। ये दो छोटी सी पंचायत लगातार 2 साल तक 0 इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट अचीव कर सकती हैं, तो फिर पूरा स्टेट क्यों नहीं कर सकता? इसको केस स्टडी बनाया जाए। हमें टॉप डाउन ब्यूरोक्रेसी की जगह बॉटम अप एग्जीक्यूशन के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स को रिसोर्सेज और अकाउंटेबिलिटी दोनों देनी पड़ेगी इफ वी वांट टू अचीव समथिंग वायबल। ऑल्सो देयर शुड बी वोकल अकाउंटेबिलिटी। मध्य प्रदेश के लोगों को यह एक्सेप्ट करना बंद करना होगा कि यहां तो ऐसा ही होता है। क्वेश्चन, जब तक आप गवर्नेंस के कोर इश्यूज को इलेक्टोरल इश्यूज नहीं बनाएंगे, तब तक कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आपको सीरियसली नहीं लेगी। देखिए, एमपी को हार्ट ऑफ इंडिया बोलना टूरिज्म के पोस्टर्स के ऊपर काफी कूल लग सकता है, पर लेट्स बी प्रैक्टिकल। अगर इंडिया एक हाई एंड सिस्टम है, तो मध्य प्रदेश उसका कोर प्रोसेसर है, और अगर कोर प्रोसेसर ही लैग करना शुरू हो जाए तो पूरा सिस्टम हैंग हो जाता है। हम विकसित भारत का नया अपडेट तब तक इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे इस सिस्टम में, जब तक हमारा सबसे सेंट्रल स्टेट और ये पुराने बग्स जो हैं इसके, ये फिक्स नहीं होते। इट्स दैट सिंपल। और अब वक्त आ गया है कि मध्य प्रदेश को लोग साइलेंट रहना, वहां के रहने वाले लोग साइलेंट रहना छोड़ दें। स्टॉप बीइंग जस्ट द कॉम्प्लायंट हार्ट ऑफ इंडिया। इट्स टाइम टू राइज, परफॉर्म एंड बिकम द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल ऑफ दिस नेशन। सो दैट इज द वे टू गो। सो दोस्तों, अगर आपको इस एनालिसिस में मध्य प्रदेश और हमारे देश की ग्राउंड रियलिटीज ये नजर आई, तो एक जरूरी और ये इनसाइट्स आपको मिली, तो इसको यहां मत रुकने दीजिए। इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इसको शेयर करें, ताकि ये पर्टिकुलर डिस्कोर्स पॉलिसी डिबेट्स का भी हिस्सा बन पाए। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम आगे भी ऐसे ही क्रिटिकल और थॉट प्रोवोकिंग इश्यूज के ऊपर बात करते रहेंगे, जिससे कि समाज में एक परिवर्तन, एक पॉजिटिव परिवर्तन लाने की एटलीस्ट बात तो करनी शुरू की जाए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जल्द ही मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ऑल द बेस्ट। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।